बेटा अपने पिछले वीडियो पर हम लोग पढ़ रहे थे कि अगर हम किसी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं चलते हैं या संक्रमण श्रेणी के तत्वों की बात करते हैं तो उस संक्रमण श्रेणी के तत्वों में गुणों का परिवर्तन का पैटर्न क्या है, किस हिसाब से संक्रमण तत्वों के गुणों में परिवर्तन आता है। तो हमने पिछले वीडियो पर दो प्रकार के परिवर्तनों को पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि किसी भी संक्रमण श्रेणी में जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, बाएं से दाएं चलते हैं, ऐसी सिचुएशन पर किसी परमाणु की परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन आता है। तो हम लोगों को यह बात भी पता चली थी कि अगर हम किसी भी संक्रमण श्रेणी में अगर बाएं से दाएं तत्वों का अध्ययन करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि जब हम बाएं से दाएं ओर चलते हैं, संक्रमण श्रेणी में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं का आकार लगातार घटता रहता है। इसलिए मैंने क्या किया है, लेफ्ट साइड पे बड़े आकार का परमाणु, छोटे आकार का, छोटे आकार का, छोटे आकार का, अर्थात बाएं से दाएं चलने पर परमाणुओं का आकार लगातार घटता रहता है। परमाणुओं का आकार घटने का अर्थ है परमाणु की त्रिज्या भी घटती है। इसके बाद हमने परमाणु त्रिज्या के बाद पढ़ा था कि आयनिक त्रिज्या पे क्या परिवर्तन आता है। तो बेटा हम लोगों ने आयनिक त्रिज्या को भी पढ़ा था कि आयनिक त्रिज्या का चेंजमेंट किस प्रकार से होता है। तो बेटा मेनली उसमें से क्या था कि किसी भी परमाणु की त्रिज्या का चेंज हम जान जाएं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर मैं देखता हूं एटॉमिक रेडियस या परमाणु का आकार किस हिसाब से चेंज होता है, तो लेफ्ट टू राइट चलने पर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में आप देखते हो कि लेफ्ट टू राइट जब भी चले हम, परमाणु का आकार घटा है। अच्छा, एक और सोचने वाली बात है, डी ब्लॉक के लेफ्ट साइड पे एस ब्लॉक एलिमेंट थे और डी ब्लॉक के राइट साइड पे पी ब्लॉक एलिमेंट थे। अगर बेटा आप इस चीज को ध्यान दो तो आप क्या समझोगे कि अगर पी ब्लॉक राइट साइड पे आता है क्योंकि परमाणुओं का आकार घटता चला जा रहा है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का आकार और भी कैसा होगा, छोटा होगा, और एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का आकार और भी कैसा हो जाएगा, बड़ा होगा। तो परमाणुओं के आकार का थोड़ा स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए कि किस परमाणु का आकार छोटा होता है, किस परमाणु का आकार बड़ा होता है। परमाणु त्रिज्या का परिवर्तन, आयनिक त्रिज्या का परिवर्तन हम लोग पिछले वीडियो पर पढ़ चुके थे। आज के वीडियो पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि घनत्व में क्या परिवर्तन होता है। अर्थात हमारे पास जो 4 संक्रमण श्रेणी थी, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज, इन सीरीज में अगर मैं लेफ्ट टू राइट चलता हूं तो लेफ्ट टू राइट चलने पर संक्रमण श्रेणी में उपस्थित जो तत्व हैं उनके घनत्व का परिवर्तन किस प्रकार होता है। तो बेटा घनत्व में परिवर्तन को पढ़ने से पहले मुझे 2 चीजें पढ़ लेनी चाहिए, मैं उनको चेक करता हूं। सबसे पहला घनत्व का फॉर्मूला, सभी को घनत्व का फॉर्मूला पता होगा। घनत्व का फॉर्मूला होता है जिस पदार्थ का घनत्व आपको चाहिए उस पदार्थ का द्रव्यमान और उसी पदार्थ का आयतन। अगर आप किसी भी पदार्थ के द्रव्यमान और आयतन को जानते हो, आप उसके घनत्व को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। इस फॉर्मूले को देखने से मुझे क्या पता चलता है, सबसे पहली चीज मैंने कहा था 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। उनमें से पहली चीज, अगर किसी पदार्थ का द्रव्यमान बढ़ जाता है, द्रव्यमान 1 किलो से 2 किलो, 100 ग्राम से 200 ग्राम, अगर द्रव्यमान बढ़ जाता है तो फिर घनत्व भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, शॉर्ट फॉर्म में द्रव्यमान वृद्धि तो फिर घनत्व भी वृद्धि। बेटा ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, मैंने पूरा सेंटेंस नहीं बनाया, आप इसको ध्यान रखोगे। अगर द्रव्यमान में वृद्धि होगी तो घनत्व में वृद्धि होगी। दूसरी चीज, आयतन क्योंकि नीचे लिखा हुआ है, अगर आयतन बढ़ जाएगा तो फिर बेटा देखो आयतन अपॉन में लिखा हुआ है, अगर आयतन बढ़ा तो फिर घनत्व घट जाएगा, या दूसरे शब्दों में आयतन अगर कम हुआ तो घनत्व बढ़ जाएगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा कि आयतन में अगर कमी आई तो भी घनत्व बढ़ जाएगा। और बेटा ये सभी को पता होना चाहिए कि घनत्व 2 चीजों पे डिपेंड करता है, द्रव्यमान पर और आयतन पर। द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ जाएगा, और आयतन में कमी हुई तो घनत्व बढ़ जाएगा। घनत्व की वृद्धि 2 प्रोसीजर पर आसानी से समझ सकते हैं। घनत्व तब बढ़ता है जब द्रव्यमान बढ़ता है, या तो फिर घनत्व तब बढ़ता है जब आयतन में क्या आती है, कमी आती है। अभी एक चीज और ध्यान देते हैं, जब मैं एस ब्लॉक एलिमेंट को छोड़े देता हूं, पी ब्लॉक एलिमेंट को छोड़े देता हूं, अभी मैं केवल डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करता हूं। जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ओर जा रहे थे,
अभी आप चेक करो, आयतन इसका बड़ा है, आयतन छोटा है, छोटा है, छोटा है, अर्थात बाएं से दाएं चलने पर आयतन में लगातार क्या आती रही? कमी आती रही। क्योंकि बाएं से दाएं चलने पर किसी भी संक्रमण श्रेणी में लेफ्ट टू राइट चलने पर आयतन में कमी आती रही। आयतन में क्या आती रही? कमी। अगर आयतन में कमी होगी तो घनत्व में क्या हो जाएगी? वृद्धि। पहला ही चीज कि बाएं से दाएं चलने पर क्योंकि आयतन में कमी आती है, घनत्व में वृद्धि होगी। एक और बेटा, अब आप इस बात को भी देखोगे कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट चले हैं, परमाणु भार में भी वृद्धि हुई है। जब भी किसी आवर्त सारणी के किसी भी आवर्त में आप लेफ्ट टू राइट चलना स्टार्ट करते हैं, परमाणु भार में भी या परमाणु द्रव्यमान में भी वृद्धि आती है। अगर परमाणु द्रव्यमान में भी वृद्धि आती है, लेफ्ट टू राइट चलने पर द्रव्यमान में वृद्धि आती है, घनत्व बढ़ेगा। आयतन में कमी आ रही है तो भी घनत्व बढ़ेगा। अर्थात इस पर तो दोनों मैटर कार्य करते हैं। द्रव्यमान में भी वृद्धि हो रही है इसलिए भी घनत्व बढ़ेगा, और आयतन में कमी आ रही है इसलिए भी घनत्व बढ़ेगा। तो मैं इसको यहां बताऊंगा। देखो, घनत्व में परिवर्तन को कैसे लिखेंगे? लिखेंगे किसी संक्रमण श्रेणी में, किसी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं चलने पर परमाणुओं, कौन से परमाणुओं? संक्रमण तत्वों के परमाणुओं, परमाणुओं का द्रव्यमान बढ़ता है तथा आयतन में कमी आती है। आयतन में कमी तो बेटा देख ही रहे हो, परमाणु का आकार लगातार छोटा होता चला जा रहा है, इसका मतलब आयतन में भी क्या आ रही है? कमी आ रही है। तो दोनों चीजें होती हैं बाएं से दाएं चलने पर, एक तो परमाणुओं का द्रव्यमान बढ़ रहा है और दूसरा आयतन में भी कमी आती है। अतः किसी संक्रमण श्रेणी में, अतः किसी संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं, बाएं से दाएं चलने पर तत्वों के परमाणुओं का घनत्व, तत्वों के परमाणुओं का घनत्व बढ़ेगा। तो बेटा ये डेंसिटी की होगी। अगर मैं किसी भी ट्रांजिशन सीरीज में, संक्रमण तत्वों की सीरीज में अगर मैं लेफ्ट टू राइट चलता हूं, ये उसका परिवर्तन हो गया। मैं एक और परिवर्तन अपने मन से ऐड करना चाहता हूं कि मैं संक्रमण श्रेणी के तत्वों के घनत्व की तुलना हम एस ब्लॉक के एलिमेंट से भी करना चाहते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट से भी करना चाहते हैं। बेटा आप आयतन को चेक करो, एस ब्लॉक के एलिमेंट का आयतन ज्यादा है, अगर आयतन कमी होती है तो घनत्व में वृद्धि होती है, क्योंकि एस ब्लॉक के तत्वों का आयतन ज्यादा है, घनत्व डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की अपेक्षा कम होगा। आयतन बढ़ गया इसलिए एस ब्लॉक के एलिमेंट का घनत्व कम, पी ब्लॉक के एलिमेंट का घनत्व ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आयतन तो और बढ़ गया, और आयतन जितना ज्यादा घटेगा घनत्व उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का आकार बड़ा होता है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की अपेक्षा, इसलिए एस ब्लॉक के एलिमेंट का क्योंकि आयतन ज्यादा है घनत्व कम है। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स का आयतन कम है, किसकी अपेक्षा? डी ब्लॉक के एलिमेंट की अपेक्षा, इसलिए इनका घनत्व कैसा होगा? ज्यादा होगा। तो मैं एस और पी ब्लॉक का कंपेयर डी ब्लॉक एलिमेंट से करवा देता हूं। देखो कैसे, मैं यहां लिखूंगा पैराग्राफ चेंज करके, एस ब्लॉक एलिमेंट्स का आयतन अधिक होने के कारण एस ब्लॉक
एलिमेंट्स का घनत्व डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट का आकार बड़ा है, आयतन बड़ा है, और एक बार अगर आयतन भी का बड़ा हो गया, घनत्व तो कैसा होगा, कम होगा। मैं इस नंबर से, इन दो नंबर से ही घनत्व को आसानी से पहचान जाता हूं कि जब आयतन में कमी आती है तो घनत्व बढ़ता है। इसका मतलब जब आयतन में वृद्धि होगी घनत्व अपने आप कम हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो आप बेटा जानते हो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो आयतन है या परमाणुओं का जो आकार है छोटा है, आकार छोटा अर्थात आयतन छोटा, आयतन छोटा का मतलब घनत्व ज्यादा। तो मैं एक और चीज यहां लिखना चाहूंगा, ये मेरे पास फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये मेरे पास सेकंड पॉइंट हो गया, तो मैं इसको भी लिखता हूं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स का आयतन डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स का आयतन जो होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अपेक्षा कम होता है। अतः पी ब्लॉक एलिमेंट्स का घनत्व डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अपेक्षा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की अपेक्षा अधिक होगा। तो इस प्रकार से बेटा किसी भी एलिमेंट की डेंसिटी में, ट्रांजिशन एलिमेंट की सीरीज में डेंसिटी का परिवर्तन इस प्रकार से होता है। बेटा मेन चीज मायने रखती है, आप रट नहीं सकते इन सब चीजों को, तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि हमारे लिए जो किसी भी पदार्थ की डेंसिटी होती है वो किन दो चीजों पर डिपेंड करती है। दूसरा, पहला द्रव्यमान पर और दूसरा आयतन पर। फिर आप ये चेंज पता कर लें कि द्रव्यमान बढ़ने पर घनत्व में क्या परिवर्तन आता है, आयतन बढ़ने पर घनत्व में क्या परिवर्तन आता है। हमने इन दोनों चीजों को देखा कि द्रव्यमान बढ़ने पर घनत्व बढ़ जाता है, लेकिन आयतन के घटने पर, कमी होने पर घनत्व बढ़ता है। और मैंने इसी चीज को अपने श्रेणी पर, संक्रमण श्रेणी पर लागू किया, और उसी हिसाब से मैंने हर एक तत्व के लिए डेंसिटी की गणना कर ली। तो बेटा ये घनत्व का परिवर्तन हो गया किसी भी संक्रमण श्रेणी में, और साथ में संक्रमण श्रेणी के करस्पॉन्डिंग एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी मैंने घनत्व के परिवर्तन को पढ़ा। तो बेटा घनत्व के परिवर्तन को मैं हटा देता हूं, नेक्स्ट टाइप का परिवर्तन पढ़ते हैं। तो बेटा हमारे लिए अगला गुण है चुंबकीय गुण। अब ये चुंबकीय गुण के विषय में मुझे क्या बताना है, मुझे ये बताना है कि अगर मैं किसी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में उपस्थित की सीरीज में उपस्थित किसी भी एलिमेंट की बात करूं, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या है, चुंबकीय गुण क्या है। बेटा चुंबकीय गुण का अर्थ है पदार्थ अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, इस बात को हमें पहचानना है। अब पदार्थ के अनुचुंबकत्व या प्रतिचुंबकत्व को पहचानने के लिए आसान है बड़ा सा। देखो मैं एक रूल बता देता हूं, इधर लिखते हैं रूल, इसको आप ट्रिक भी समझ सकते हो। अगर किसी तत्व के परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, हमने उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, और जैसे ही मैंने तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया मुझे उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट मिलते हैं, अवेलेबल मिलते हैं मुझे। तो जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसको कहते हैं, अगर मुझे अवेलेबल मिलता है तो पदार्थ रहेगा कैसा, अनुचुंबकीय, या जो हमारा तत्व है वो अनुचुंबकीय माना जाएगा। तो बेटा मैं समझ गया अनुचुंबकीय के लिए आपको क्या करना होगा, आपको जिस भी एलिमेंट के लिए या जिस भी आयन के लिए आपसे पूछे कि ये पदार्थ क्या अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है, आप तुरंत उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर उसके इलेक्ट्रॉन्स को डिफरेंट ऑर्बिटल्स में भर के देखिए। अगर आपको ऑर्बिटल्स में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलता है। फर्स्ट चीज, अनपेयर्ड अगर आपको इलेक्ट्रॉन मिलता है हम कहेंगे पदार्थ कैसा है, अनुचुंबकीय है। लेकिन बेटा मैं सेकेंड नंबर भी लिखता हूं, अगर हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अब्सेंट मिलता है, मुझे मिले नहीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जोड़ा बनाए बैठे हैं, ऐसी सिचुएशन पे पदार्थ हो जाता है प्रतिचुंबकीय। तो अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय मेनली अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक बिहेवियर के बेसिस पर एलिमेंट या सब्सटेंस दो ही प्रकार के होते हैं। एक, या तो वो चुंबक द्वारा आकर्षित होंगे पहले पदार्थ, दूसरे पदार्थ या तो वो चुंबक द्वारा क्या होंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और बाद में ये रहा कि हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे पदार्थ को कई प्रकार का बनाया, लेकिन मेनली अगर मैं चेक करता हूं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर पदार्थ दो ही प्रकार के होते हैं, एक अनुचुंबकीय और एक प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय जिन्हें अगर हम किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे ये पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित किए जाएंगे, और प्रतिचुंबकीय अगर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाएंगे तो ये प्रतिकर्षित किए जाएंगे। अब आगे मैं चेक करता हूं कि मुझे अगर कोई भी एलिमेंट दे देता है, बोलता है कहता है पता करो ये अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय, मैं पता कैसे करूंगा। जैसे मुझे एक एलिमेंट दे देता है, मुझे एक एलिमेंट मिला है बेटा Fe, एटॉमिक नंबर इज 26। अब मुझे ये पता करना है कि ये अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय। मुझसे पूछता है कि इसका चुंबकीय नेचर बताओ, Fe26 का मैग्नेटिक नेचर क्या होगा, तो मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा। सबसे पहले 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। पहले 4s2 को n+l के रूल के हिसाब से मैंने बताया था आपको, फिर 3d6। अब मैं चेक करूंगा तो बेटा मुझे कौन से इलेक्ट्रॉन्स को भर के देखना होगा, आप आसानी से पहचान सकते हो। देखो वैसे ज्यादातर जब आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात आए, आप लास्ट के इन दो सेल्स को चेक करो, इन दो उपकोषों को चेक करोगे बस, क्योंकि ये दो उपकोष बाद में भरे गए होंगे, उसके पहले ये उपकोष भरे गए होंगे। तो 1s से लेकर 3p के जो उपकोष हैं ये तो कंप्लीटली भरे हैं, तो इनसे तो नेचर डिसाइड नहीं होगा, नेचर डिसाइड होगा इन दो उपकोषों से। तो बेटा मैं ये हमेशा के लिए बता दूं, अगर संक्रमण तत्वों की बात हो तो हम लास्ट के दो उपकोषों को ही लेकर चलेंगे, उन्हीं में से चेक करेंगे। बेटा चेक करो सबसे पहले 3d पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, लेकिन मुझे क्या पता है d पर, मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं इसको, d पर ऑर्बिटल की संख्या 5 होती है, 1 2 3 4 5, और मैं 4s को भी भर के दिखा देता हूं आपको। s में एक ऑर्बिटल बनता है, s में एक ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन 2 हैं, मैं इलेक्ट्रॉन 2 भर देता हूं, ये तो जोड़ेदार इलेक्ट्रॉन है। d में इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, चेक करो इसमें तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। लेकिन बेटा 3d6 में अगर देखो मेरे पास अवेलेबल है कुछ इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो सब में रहेंगे। ये कैसे इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड, जिनका जोड़ा नहीं बना। देखो इसका जोड़ा, सॉरी यहां से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्टार्ट है, यहां से इसका जोड़ा बना, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका जोड़ा बना, ये भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बेटा यहां से यहां तक आप देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है ऑर्बिटल्स में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर पदार्थ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, आप बताओगे ये अनचुंबकीय पदार्थ है। जिसे मुझे पूछता है Fe26 का मैग्नेटिक नेचर क्या है, मैं बताता कि जब मैंने Fe26 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद मैंने उसके इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स में भरना स्टार्ट किया, मुझे ऑर्बिटल्स में नियम पूर्वक भरते ही इस बात का अंदाजा हो गया कि इसके डी उपकोष में कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं जिनका जोड़ा नहीं बना हुआ है। क्योंकि ऐसे पदार्थों का जोड़ा नहीं बना हुआ है, बेटा आपको इस बात को ध्यान रखना है, ऐसे पदार्थों का जोड़ा ना बना हो, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा ना बना होने की वजह से हम ये कहेंगे कि ये पदार्थ प्रकृति में कैसा रहेगा, अनचुंबकीय। अनचुंबकीय का मतलब है अगर हम Fe को चुंबक के पास रख देंगे, मैग्नेटिक एरिया पर रख देंगे, चुंबक Fe को अपनी ओर अट्रैक्ट कर देगा। और आप इसको प्रैक्टिकली भी जानते हो, लोहे के टुकड़े को चुंबक के पास रखने पर चुंबक उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। एक और चीज है,
सर जी अगर ये चुंबकीय नेचर रखता है तो इसका चुंबकीय आघूर्ण भी कुछ ना कुछ होगा। तो ध्यान रखना, अनचुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण कुछ ना कुछ जरूर होता है, लेकिन प्रतिचुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण कितना होता है? 0। या आप दूसरे शब्दों में ऐसा भी बोल सकते हैं कि यदि किसी पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण 0 आता है, पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। दूसरी चीज, पदार्थ कैसा है? प्रतिचुंबकीय है। बहुत ही विशेष नोटिस करने वाली बात है। लेकिन अगर कोई पदार्थ अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है, वो अनचुंबकीय है और उसका कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी अगर हम उसके चुंबकीय आघूर्ण को ज्ञात करेंगे। तो बात आती है सभी चुंबकीय आघूर्ण को कैसे निकालें? तो बेटा चुंबकीय आघूर्ण को लिखते हैं म्यू से, और बेटा इसका फॉर्मूला होता है Nn+2, वेयर अब म्यू इज इक्वल टू Nn+2 है। ये चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला हो गया। अब एक और चीज मैं इसी में से रिपीट कर दूं कि N क्या है? बेटा N इज इक्वल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। N क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। तो N 4 है, 4 रखते हैं यहां, 4 और 2 6 यहां रखते, 6 चौके 24, 24 का रूट निकाल लेते, आ गया था हमारा चुंबकीय आघूर्ण। फिर से मैं रिपीट कर दूं, अनचुंबकीय पदार्थों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इनका कुछ ना कुछ चुंबकीय आघूर्ण निकाला जा सकता है, परंतु प्रतिचुंबकीय पदार्थों में क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, मुझे बताया जाएगा कि n की वैल्यू, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना होने का मतलब है n की वैल्यू कितनी है? 0। अगर बेटा n की वैल्यू 0 होगी तो चुंबकीय आघूर्ण तो भी तो 0 हो जाएगा। अभी एक काम और करते हैं, मुझे दूसरे एलिमेंट्स के लिए चेक करता हूं। जैसे मुझसे क्या पूछता है, कहता है Cu++। अब Cu++ जो है कहता है अनचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय है? कोई प्रॉब्लम नहीं। Cu का होता है 29। और बेटा अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना स्टार्ट करता हूं, बेटा आप ध्यान रखिएगा 3d10 4s1। मैंने नीचे के पहले के मैंने किसी भी एलिमेंट मतलब उपकोषों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं दिखाया। और क्यों नहीं दिखाया? बेटा इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इंटरमीडिएट क्लास पे आके आप खुद कर सकते हो। अब इसके बाद भी मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताऊंगा तो फिर तो मैं बताता ही रहूंगा पूरी जिंदगी। Cu++ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, लास्ट में 3d10 और 4s1 आएगा। आपको याद होगा 29 का मतलब ये वो था जो अपवाद में से गिना जाता है। अब डबल प्लस का मतलब क्या है? इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रखा है, तो पहला इलेक्ट्रॉन 4s से रिलीज होगा, निकलेगा, और 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन 0 बचा। अगर किसी भी कक्षा पर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उस क्लास को नहीं मानते, वो कोई भी क्लास नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं, वो क्लास नहीं। इलेक्ट्रॉन खत्म, क्लास खत्म। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो 2 त्यागे गए थे, एक मैंने 4s से निकाल दिया और एक मैंने 3d से निकाल दिया, तो 3d क्या हो गया? 9। अब बेटा 3d 9 के इलेक्ट्रॉनों को मैं अगर ऑर्बिटल में भरने की कोशिश करता हूं तो d पर 5 ऑर्बिटल बना जाते हैं, 1 2 3 4 5। मैं इलेक्ट्रॉन्स को भर के दिखाता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी भी आप देखोगे एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसका जुड़ा नहीं बना है। दिस इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है Cu+ चार्ज डबल प्लस में, तो फिर बेटा पदार्थ कैसा है? अनचुंबकीय है। तो बेटा इस प्रकार से आप पदार्थों के अनचुंबकत्व की व्याख्या आसानी से कर सकते हो। तो मैं व्याख्या भी चुंबकीय गुणों में लिखे देता हूं। अच्छा एक चीज और मैं बताना भूल गया कि आप जब संक्रमण श्रेणी में तत्वों का अध्ययन करोगे, संक्रमण श्रेणी में उपस्थित लगभग सभी तत्व, इस बात को ध्यान रखना है, लगभग सभी तत्व, मैं पूरे तत्वों की बात नहीं करता, लेकिन 3-4 एलिमेंट्स को छोड़कर लगभग सभी तत्वों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है, सारे के सारे पदार्थ कैसे होते हैं? लगभग अनचुंबकीय होते हैं। और जिन एलिमेंट्स में मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, मैं कह दूंगा उसे प्रतिचुंबकीय है। तो मैं सबसे पहले चुंबकीय नेचर की गणना करना स्टार्ट करता हूं। तो मैं क्या बताऊंगा, यहां पे मैं बहुत ज्यादा लंबी लाइनें नहीं लिखने वाला हूं, बहुत ही कम लाइनें लिखूंगा। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है सर? तो इंपॉर्टेंट लाइन यहां लिखी है। क्या मैं लिखूंगा? अधिकांश संक्रमण तत्वों में, मैं ऐसा लिखे देता हूं, अधिकांश का मतलब ज्यादातर,
अधिकांश संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने के कारण ये तत्व का मतलब संक्रमण तत्व प्रकृति में अनुचुंबकीय होते हैं। एक और चीज क्या, जिन तत्वों के परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित हैं, अर्थात अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, प्रतिचुंबकीय होते हैं। प्रकृति में प्रतिचुंबकीय होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं। तो ये बेटा प्रतिचुंबकीय का लक्षण हो गया, प्रतिचुंबकीय होते हैं। बेटा दो इंपॉर्टेंट चीजें, इसको तो नोट करेंगे ही, साथ में इंपॉर्टेंट दो चीजें क्या, प्रतिचुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। और एक चीज क्या कि अनुचुंबकीय पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण, अब इसका तो शून्य होता नहीं, कोई वैल्यू आती है। अब क्या वैल्यू आती है ये सबके लिए डिफरेंट है, तो मैं यहां लिखे देता हूं चुंबकीय आघूर्ण कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। और बेटा ये वैल्यू हमने निकाली कैसे, तो चुंबकीय आघूर्ण को निकालने का एक फॉर्मूला है। यह किसका सूत्र है, चुंबकीय आघूर्ण का। तो मैं यहां लिखूंगा, सूत्र में लिखने वाला हूं किसका, चुंबकीय आघूर्ण का। बेटा चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला क्या रहेगा, म्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ n+2। अब मुझे यह भी बताना होगा ये n क्या है, मैं n किसको मानूं, where n is number of unpaired electron, number of अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो बेटा ये इंफॉर्मेशन हो गई किसी भी पदार्थ के चुंबकीय नेचर में और संक्रमण तत्वों के चुंबकीय नेचर में। कभी कभी हमारे यहाँ बोर्ड एग्जाम पे ऐसा क्वेश्चन भी आया कि संक्रमण तत्व, अधिकांश संक्रमण तत्व प्रकृति में अनिचुंबकीय होते हैं, इसका रीजन बताइए। तो आप ये भी बता दो क्योंकि अधिकांश संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और यही रीजन है कि संक्रमण तत्व जो होते हैं प्रकृति में कैसे होते हैं, अनिचुंबकीय होते हैं। तो बेटा ये किसी भी संक्रमण श्रेणी में तत्वों के अनिचुंबकीय नेचर को मैंने दिखा दिया। अनिचुंबकत्व का नेचर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों पर डिपेंड करता है, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अनिचुंबकीय, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है तो पदार्थ अनिचुंबकीय भी नहीं होगा। बेटा पदार्थों के गुणों को अगर मैं पढ़ना स्टार्ट करूं तो चुंबकीय गुण के बाद मेरे पास एक और गुण आने वाला है। क्या गुण आने वाला है कि जब मैं संक्रमण तत्वों में से किसी कंपाउंड को ध्यान देता हूं,
जैसे मेरे पास संक्रमण तत्व है कॉपर, मैंने कॉपर के एक कंपाउंड को पढ़ा है CuSO4। तो कॉपर के कंपाउंड को जब मैं वाटर पे डिसॉल्व करता हूं, मैं देखता हूं कॉपर का कंपाउंड जो है एक कलर्ड सॉल्यूशन बनाता है, रंगीन सॉल्यूशन को बनाकर तैयार करता है। तो मुझे यह चेक करना है कि अगर मैं संक्रमण तत्वों के आयंस का, संक्रमण तत्वों के आयंस का मतलब पॉजिटिव आयन बनाएगा संक्रमण तत्व, तो संक्रमण तत्वों के आयन के अगर सॉल्यूशन का मैं कलर चेक करता हूं, तो संक्रमण तत्वों के आयंस के सॉल्यूशन का कलर कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। तो मुझे इस बात को चेक करना है कि ऐसी कौन सी सिचुएशन आती है या ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनके आयन का सॉल्यूशन रंगीन होता है, कलर देता है, और ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनके आयन का जो कलर है वो कुछ भी नहीं है, कलर नहीं दे पाता है। मुझे आयंस के कलर को पहचानना है। तो मैं एलिमेंट्स में चेक करूंगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स का आयन जो है वो रंगीन सॉल्यूशन बना सकता है और कौन कौन से एलिमेंट का जो आयन है वो रंगीन सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, रंगहीन सॉल्यूशन बनाएगा। तो बेटा इसको भी पढ़ने के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपने ये दो इंपॉर्टेंट चीजें सीख ली, आपको संक्रमण तत्वों में से ये पता चल जाएगा कि किस तत्व का आयन रंगीन सॉल्यूशन बनाकर तैयार करता है और किस तत्व का आयन रंगहीन सॉल्यूशन बनाकर तैयार करता है। तो बेटा मैं यहां लिखे देता हूं, देखिए मैंने क्या लिखा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब फिर से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढना होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढोगे कैसे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके। तो मैंने एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ढूंढा। अगर मुझे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल मिलता है या प्रेजेंट मिलता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मैं उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से समझूंगा कि जो हमारा कंपाउंड है, जो हमारा आयन है, ये कोई ना कोई कलर दे रहा है। तो मैं यहां लिख दूंगा कि हमारा पदार्थ कैसा होगा, रंगीन होगा। अब वो कौन सा रंग होगा मैं इसकी चर्चा बाद में करूंगा, पहले मैं इतना लिख दिया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने पर हमारा जो आयन होगा वो रंगीन सॉल्यूशन बनाएगा। और मैं क्या लिखूंगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब्सेंट हुआ, मिला ही नहीं मुझे, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं था, तो बेटा हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो कैसा होगा, रंगहीन होगा। तो आप फिर इस चीज को, इसका मतलब मैं क्या सोचता हूं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में से अभी चुंबकीय नेचर को भी देखा गया है। मैं आपको एक जनरल सी बात बताऊं, जो भी अणु, परमाणु या आयन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखता है, रंगीन सॉल्यूशन भी बनाता है और अनुचुंबकीय भी होता है। परंतु जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, रंगहीन सॉल्यूशन बनाता है और अनुचुंबकीय भी नहीं होता बल्कि प्रतिचुंबकीय होता है। तो ऐसा भी आप समझ सकते हो, मैं करके दिखाता हूं, एक दो एग्जाम्पल मैं इस पे ले लूंगा। अब जैसे मेरे पास आ गया, कहता है CuSO4, CuSO4 कहता है कलर कैसा होगा इसका सॉल्यूशन का। तो बेटा आप खुद समझते हो, जब CuSO4 को सॉल्यूशन में घोला गया, सॉल्यूशन बनाया हो गया, जल पे घोला होगा, Cu ने इलेक्ट्रॉन लूज करते हुए डबल प्लस स्टेज ले ली होगी, डबल प्लस Cu पर, SO4 पर डबल माइनस, आयन में ब्रेक हो गया होगा। अब मैं Cu डबल प्लस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को चेक करूंगा। तो बेटा Cu डबल प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जस्ट 2 मिनट पहले हम लोगों ने यहां किया था। आपको याद होगा लास्ट में कुछ आया था 3D9 एंड 4S1, सॉरी आया था 3D10 4S1, लेकिन क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए थे, 4S1 का इलेक्ट्रॉन चला गया था, 1 इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया था। फिर आपने 3D9 में से 5 ऑर्बिटल को बनाया, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल, और आपने वो 9 इलेक्ट्रॉन भरने की कोशिश की। जैसे ही बेटा आपने 9 इलेक्ट्रॉन को भरने की कोशिश की, आपने देखा 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था। क्योंकि मुझे Cu डबल प्लस में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया, मैं बताऊंगा Cu डबल प्लस जिस सॉल्यूशन पे है वो सॉल्यूशन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण कैसा है, रंगीन है। और आपको ये पता भी होना चाहिए CuSO4 कलर जो में कैसा होता है, नीला। क्योंकि नीले कलर में होता है, हम इसे हिंदी भाषा में एक और नाम देते हैं नीला थोथा।
तो नीला थोथा अवेलेबल है हमारे यहां, क्यों? कलर ये क्यों देता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Cu++ आयन। अगर ये इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ना होता तो फिर मैं ये बता देता आसानी से कि कोई भी कलर प्रोड्यूस होने वाला नहीं है सॉल्यूशन में। अभी मेरे पास एक और आता है, कहता है Zn++ आयन रंगीन होगा या रंगहीन होगा? तो मैं भर के दिखाता हूं बेटा। Zn++ आयन में से 30 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए जाएंगे। मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखा देता हूं, आप करके देख लेना। 3d10 एंड 4s2, ये जिंक जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। लेकिन क्योंकि जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रखे हैं, अगर मैं ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता हूं तो यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बचता है? 0। और जिस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है उस सेल का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए मैं वो सेल ही खत्म किए देता हूं। अब 3d10 नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज 5 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर देखो, क्या कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है जिसका जुड़ा नहीं बना है? क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉनों का जुड़ा बना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब्सेंट है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता कौन है? जिसका जुड़ा ना बना हो। अब क्योंकि ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जिसका जुड़ा नहीं बना, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों का जुड़ा बना है, हम देखेंगे Zn++2 का जो सॉल्यूशन होगा कभी, वो कैसा होगा? रंगहीन होगा, व्हाइट कलर का होगा, सफेद कलर का होगा, कोई विशेष डिफरेंट रंग प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। क्यों रंग प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा? क्योंकि Zn++ आयन में हमने किसी भी प्रकार का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया है। तो बेटा मुझे अगर कलर के लिए विशेषता बतानी पड़ेगी, रंग के लिए परिवर्तन बताना पड़ेगा, तो मैं रंग में परिवर्तन कैसे बताऊंगा? रंग में परिवर्तन मैं आसान से एक लाइन लिख देता हूं। अगर मैंने द्वारा किए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में किसी भी एलिमेंट्स के आयन का अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलता है, रंगीन बनाएगा सॉल्यूशन, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है तो रंगहीन सॉल्यूशन बनेगा। तो इस चीज को ध्यान रखते हैं। मैं क्या लिखूंगा, आप इन चीजों का ध्यान रखिए। संक्रमण तत्वों के आयन में संक्रमण तत्वों के आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने की स्थिति में आयनिक विलयन या आयन द्वारा बनाया गया विलयन कैसा होगा? रंगीन होगा। और फिर इसमें से मैं सेम अपोजिट लाइन को बढ़ाऊंगा, जबकि आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न पाए जाने के कारण, न पाए जाने की अवस्था में या स्थिति में, न पाए जाने की स्थिति में आयनिक विलयन रंगहीन होगा। रंगहीन होगा। अब बेटा ये तो आयन रंगीन और रंगहीन जान के मेन चीज बेटा मैं क्या बोलता हूं कि आपको या तो आप पूरा स्ट्रक्चर याद करके बैठ जाओ क्या कि कब आयन रंगीन होगा, हम उसको रट लेंगे हर एक आयन को, या अगर आप हर एक आयन को नहीं रट सकते हो तो आप इन 2 लाइनों को रट लो। रट क्या लो? पता कर लो। उसमें रटने वाली कोई बात ही नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है रंगीन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है रंगहीन। तो जो रंगहीन है उसकी तो बात में चल जाएगा कि जो रंगीन है उसकी बात ही नहीं करनी है मुझे। लेकिन अब बात ये आ जाती है बेटा कभी कभी कि मुझे अगर कोई भी सॉल्यूशन दिखता है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, वो रंगीन दिखेगा, तो रंगीन में से किस कलर का दिखेगा?
तो बेटा मैं हर एक आयन का तो कलर आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं कुछ विशेष आयन हमारे यहां अवेलेबल हैं जिनके द्वारा बनाए गए कलर्ड सॉल्यूशन का कलर आपको पता होना चाहिए। अगर उनके द्वारा बनाए गए कलर्ड सॉल्यूशन का कलर नहीं पता है तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो मैं उन जो आयन रंगीन सॉल्यूशन बना रहे हैं मैं उनके लिए कुछ कलर बता देता हूं, कैसे आप पहचानोगे कि इस आयन का कलर कौन सा, इस आयन का कलर कौन सा, इस आयन का कलर कौन सा, मैं उसको बता देता हूं। तो उसके लिए बेटा मेरे पास एक जिसको कहते हैं जुगाड़ अवेलेबल है, देखो उसको। सबसे पहले बेटा मेरे पास लिखा है ग्रीन क्रो फसा। तो मेरे पास पहला शब्द क्या है, पहला सेंटेंस ग्रीन क्रो फसा। कहां पर फंसा? ब्लू कप में। बेटा कहां पर फंस गया? ब्लू कप में। एक और लाइन रहेगी, पिंक मन, गुलाबी मन। लास्ट में Fe3 चार्ज, ब्राउन 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 ब्राउन। अब इसका अर्थ क्या है बेटा? ग्रीन क्रो फसा का मतलब है ग्रीन कलर में, क्रो का मतलब क्रोमियम, फसा का मतलब होता है Fe++। अब सर जी Fe तो आपने यहां भी लिखा है, यहां भी लिखा है, मैं कैसे पहचानूंगा कि कौन सा Fe किस कलर का देगा? तो बेटा बड़ा आसान सा है, Fe++ चार्ज पर फेरस कहलाता है, फेरस के कारण फसा, और ये है फेरिक, तो फसा फेरस दोनों में सा आया। तो फेरस और क्रोमियम का जो आयन होगा ये कैसा सॉल्यूशन बनाएगा? ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनाकर तैयार करेगा। और आप चेक करोगे इसमें से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं इसको। ब्लू कप में का मतलब है बेटा ब्लू कलर का होगा, कप का मतलब है कॉपर++। अब बेटा सोचने वाली बात है, एक कॉपर सिंगल+ भी आता है, लेकिन कॉपर सिंगल+ में अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं मुझे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, इसका कोई कलर नहीं होगा। Cu++ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, ये किस कलर का होगा? ब्लू। देखो कॉपर सल्फेट में कॉपर आया था, मैंने ब्लू कलर का बताया था। पिंक मन का मतलब है गुलाबी होता है, पिंक कलर का होता है, कौन सा? Mn++। मन Mn++। अगर किसी भी सॉल्यूशन में Mn पॉजिटिव चार्ज बनाता है, ये बेटा कैसा सॉल्यूशन होगा? गुलाबी कलर का होगा। और Fe3 चार्ज जो है ये जब भी सॉल्यूशन बनाएगा +3 की स्टेज पर होगा, ये ब्राउन कलर का सॉल्यूशन। इसका मतलब Fe++ स्टेज पे हरे कलर का सॉल्यूशन, Fe++ स्टेज पर ब्राउन कलर का सॉल्यूशन। लास्ट में एक और बता देता हूं, FeCl3 एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें Fe+3 की स्टेज पर भी है, लेकिन बेटा इसका थोड़ा सा आपको अलग से याद रखना है। FeCl3 जो होता है ये येलो कलर का होता है। वैसे रूल के हिसाब से Fe++ चार्ज का मतलब है ये किस कलर का होना चाहिए? ब्राउन। क्यों? मैं Fe को अगर FeCl3 को आयन में ब्रेक करता हूं तो Fe पर ट्रिपल+ चार्ज होना चाहिए और Cl पर 3Cl- चार्ज होना चाहिए। इस रीजन से तो FeCl3 ब्राउन कलर का होना चाहिए, लेकिन FeCl3 को एक अलग रेशियो पर याद रखोगे, FeCl3 येलो कलर का होता है। अभी मैं बात करता हूं, मेरे पास एक सॉल्यूशन आ गया FeSO4 का। बेटा जल्दी से चेक करते हैं इसको आयंस में कैसे ब्रेक करें। बेटा आयन में तो SO4 डबल- चार्ज में टूटता है और Fe टूटता है डबल+ चार्ज में। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे और देखोगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये इसका आयन कलर देगा। तो इसका आयन कौन सा कलर देगा? इसका आयन देगा ब्राउन कलर या इसका आयन देगा ग्रीन कलर। तो बेटा आपको चेक करना है, FeSO4 में Fe++ स्टेज पे है, फेरस की स्टेज पे है, और फेरस की स्टेज पे होने के कारण ये किस कलर का होगा? ग्रीन कलर का होगा। तो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में कौन सा कलर पाया जाएगा? तो आप बताओगे ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट सॉल्यूशन होगा। हल्का हरे कलर का मिलता है, आप आसानी से देखकर पहचान सकते हो। ऐसे ही आपको अगर मैं एक और बताऊं, MnSO4, Mn पर डबल+ SO4 पर डबल- होता है, आप आसानी से लगा सकते हो MnSO4 का कलर कैसा होता है। तो बेटा MnSO4 का कलर होता है पिंक, गुलाबी। आयन हो गया, उसका रंग हो गया,
रंगहीन हो गया, और ये भी पता चल गया कौन सा आयन किस कलर का रखता है। मैं एक बार दोबारा से इस जादुई मंत्र को पढ़ देता हूं। ग्रीन क्रो फंसा ब्लू कप में, ग्रीन क्रो का मतलब क्रोमियम, फंसा का मतलब फेरस, ब्लू का मतलब नीले कलर का, कप में का मतलब होता है कॉपर, कप कॉपर को रिप्रेजेंट करता है। पिंक मन गुलाबी रंग का होता है मैग्नीज, एंड Fe3 चार्ज ब्राउन ब्राउन, Fe3 चार्ज जो होता है पॉजिटिव चार्ज, ये ब्राउन कलर का होता है। लास्ट में एक और चीज सबसे अलग, FeCl3 येलो कलर का होता है, इसको आपको अलग से ध्यान रखना है। तो बेटा ये कलर हो गए, आयन हो गए, और भी अधिक प्रॉपर्टी बची है संक्रमण तत्वों में से। मैं उन प्रॉपर्टी को रीजन सहित कारण के द्वारा मैं पढ़ता हूं नेक्स्ट वीडियो पर। आज के दिन हम लोग इतने ही रीजन के साथ कलर प्रॉपर्टी वगैरह को पढ़ेंगे, बाकी की चीजें को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। तो नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं, धन्यवाद।